हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि ओपेरा डिटेक्टर था जहां पे एक पार्टिकल को मेजर किया जा रहा था, उसकी जो स्पीड है उसको मेजर किया जा रहा था। लेकिन वहां पे पाया क्या जाता है कि जो उस पार्टिकल की स्पीड है वह स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी सी ज्यादा थी। और जैसे ही ये बात बाहर निकल के आती है और उसके बाद दुनिया में हलचल मच जाती है, क्योंकि आइंस्टाइन का मानना था, या जो हम कहें जो बेसिक फिजिक्स का जो सिद्धांत था यह उसको चुनौती दे रही थी। और जो आइंस्टाइन का मानना था कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी चीज तेज नहीं जा सकती है, यह उसको भी मतलब चुनौती दे रही थी। अब वैज्ञानिक हैरान हो जाते हैं, और वैज्ञानिक हैरान होने के बाद फिर से जाके क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। फिर वह पाते हैं कि नहीं, इस बार जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, सही किया गया था, और जो स्पीड आती है 0.9999 सी के आसपास आती है। तो मतलब कि जो वो पार्टिकल होता है उसकी जो स्पीड होती है वह स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर नहीं होती है, बल्कि जो एक्सपेरिमेंट था इसमें ही कुछ कमी होती है, ठीक है, जो लेंथ में कमी होती है, टेम्परेचर बदलने की वजह से कुछ कमी आती है, जिसकी वजह से क्या था कि हमको वो एरर मिलता है। और वह पार्टिकल क्या था? वह पार्टिकल था दोस्तों न्यूट्रिनो, ठीक है। तो न्यूट्रिनो जैसा कि बहुत ही रहस्यमयी पार्टिकल है, ठीक है, अभी भी इस पे रिसर्च हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से इसका जो रहस्य है वह सुलझाया नहीं गया है। इस पे बहुत सालों से काम हो रहा है, लेकिन यह इतना ज्यादा ये हल्का होता है, ठीक है, इतना ज्यादा कम मास का होता है ये, ठीक है, और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इसको डिटेक्ट करना, इसको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और एक तरीके से इसी न्यूट्रिनो को घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है, क्योंकि यह अलग अलग रूप धारण करता है। कैसे अलग अलग रूप धारण करता है, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम इस लेक्चर में दोस्तों ये बात करेंगे कि न्यूट्रिनो का इतिहास क्या था, कैसे हमें पता चला कि न्यूट्रिनो है, ठीक है, और न्यूट्रिनो कैसे अपने अलग अलग रूप को धारण करता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अपने कोर्स फ्लो के बारे में। दोस्तों इसमें काफी कुछ सीखने के लिए है, ठीक है। मतलब अभी हमने जब 2 सेशन हमने खत्म किया तो काफी बच्चे इसको एंजॉय कर रहे थे, काफी बच्चों ने मतलब खुद रिव्यू भी दिया कि सर इससे हम काफी उनकी हेल्प हो पा रही है, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस हैकेबल था, प्रैक्टिस ऑफ द फ्लो था, इसमें हमने रियल में उनको थेरेपी बताई, जैसे स्क्वायर बॉक्स थेरेपी थी, ठीक है, स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग थेरेपी थी, और 6 फेस मेडिटेशन था उसमें, ठीक है, विजुअलाइजेशन थेरेपी थी। तो ऐसे थेरेपीज उसमें दी हैं, ट्रिगर है लगभग 23-22 ट्रिगर ऐसे हैं जिससे क्या होता है इंसान फ्लो में जा पाएगा। तो ये सब चीजें भरपूर है, इसमें कंटेंट बहुत ही भरपूर है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। यही कोर्स दोस्तों बाहर में लगभग 44,000-50,000 का मिलता है, पर इसे इंडिया में मात्र हम 299 में लाए हैं, अगर आप फ्लो 25 कोड यूज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि जो पाउली थे, ठीक है, ये एक बार क्या कर रहे थे, लगातार अपने इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे और पार्टिकल फिजिक्स को समझ रहे थे। तो इन्होंने बोला कि जो बीटा डीके होता है, ठीक है, तो उसमें से एक ऐसा पार्टिकल निकलता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ वह क्या है, एक तरीके से बहुत ही हल्का है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। ये सारी क्वालिटी इन्होंने बता दी थी अपने टाइम पे, लगभग 1929 या 30 के आसपास इन्होंने ये सब बता दिया था, लेकिन उस टाइम पे उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था, ठीक है। और दूसरी चीज समस्या ये आती थी कि जब भी बीटा डीके होता था, ठीक है, जब बीटा डीके में क्या होता था कि मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ठीक है, जब भी यहां पे दोस्तों जो बीटा डीके होता था तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे ये 8 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। तो बीटा डीके में क्या होता है दोस्तों कि एक न्यूट्रॉन क्या होगा, एक प्रोटॉन में बदल जाएगा। यहां पे देखेंगे जो 8 था वो एक बदल के न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया। तो यहां पे हमको क्या मिलता है, जब ये बदलता है तो उस दौरान क्या मिलता है दोस्तों, हमको इलेक्ट्रॉन मिलता है। उस वक्त जो वैज्ञानिक थे उनको सिर्फ यही पता था कि हमको क्या मिलता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा तो हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यही उस वक्त लोगों को पता था। तो जब ये क्या करते थे, उसके मास को कैलकुलेट करते थे, ठीक है, जो वैज्ञानिक थे उसके मास को कैलकुलेट कर रहे थे। तो वहां पे क्या हो रहा था कि जब मास को कैलकुलेट करते तो देखते थे कि जितना मास पहले था और उतना मास अब कैलकुलेट करने पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ एनर्जी गायब है, मतलब कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या कर रहा था, मतलब गलत साबित कर रहा था, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया आपको कि जो न्यूट्रॉन था प्रोटॉन बदल जब रहा था, तो जो बदल रहा था, ठीक है, तो जो बदला उसको अगर पूरा जोड़ दें और जो पहले था तो दोनों के एनर्जी में फर्क आ रहा था, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। फिर वैज्ञानिक सोचते हैं इसका मतलब कि कुछ ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जो पाउली ने बताया था। पाउली ने यही बताया था कि एक पार्टिकल ऐसा है जो बीटा के दौरान निकलता, बीटा मिशन के दौरान निकलता है, ठीक है, उसकी ये क्वालिटी होगी, ये होगा। अब इससे
जो पॉली की जो मतलब प्रेडिक्शन होता है इस पे लोग यकीन करने लगते हैं और फिर क्या करते हैं, उसकी खोज करना शुरू करते हैं। तो इस खोज में जो सबसे बड़ा रोल होता है किसका होता है, फ्रेडरिक रेंज का होता है। ये क्या करते हैं दोस्तों कि इनको जैसे ये पता होता है कि हाँ मतलब कि बीटा डीके में क्या होता है, हमको बहुत सारे न्यूट्रिनो मिलेंगे। और बीटा डीके दोस्तों होता है किसमें, ठीक है, फ्यूजन में होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो पावर प्लांट होता है उसके पास ही क्या करते हैं, बहुत बड़ा एक वाटर टैंक लगा देते हैं। अब उनको पता था कि जब भी न्यूट्रिनो वहां से निकलेंगे, ठीक है, जब भी न्यूट्रिनो यहां से निकलेंगे तो ये न्यूट्रिनो क्या होंगे, यहां पे आएंगे, जैसे आप देख रहे हैं ये इसके अंदर आएंगे, वाटर टैंक के अंदर आएंगे। और जब वाटर टैंक के अंदर आएंगे तो क्या होगा, जो वाटर का जो मतलब H2O का जो न्यूक्लियस है उससे जाके वो टकराएगा। और जब उससे वो टकराएगा, ठीक है, तो क्या होगा, फिर से जो उसके प्रोटॉन है, ठीक है, वो क्या होंगे, बदल जाएंगे न्यूट्रॉन में। तो उस दौरान क्या होगा दोस्तों, फिर से क्या पैदा होगा, पोजिट्रॉन पैदा होगा। और जब पोजिट्रॉन पैदा होगा तो पोजिट्रॉन किससे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। और पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो क्या होंगे, गामा रेडिएशन निकालेंगे। अभी मैं आपको आगे अभी आपको समझाऊंगा। तो यहां पे क्या होता है दोस्तों, एक प्लांट होता है, ठीक है, जहां पे रिएक्शन होता है और यहां से क्या होता है, बहुत ज्यादा पार्टिकल यहां पे निकलते हैं। और ये पार्टिकल क्या होता है, जो टैंक होता है, ठीक है, ये टैंक के पास आते हैं, इसमें जाने लगते हैं। अब वैज्ञानिकों का अनुमान था कि लगभग 10 ट्रिलियन के आसपास न्यूट्रिनो इसमें जाने चाहिए और हमें इतनी एनर्जी यहाँ पे मिलनी चाहिए। और ये देखते हैं कि इनको उतनी एनर्जी मिल जाती है यहाँ पे, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि रिएक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जो एंटी न्यूट्रिनो वहां से निकला, ठीक है, बीटा डीके में जो एंटी न्यूट्रिनो वहां से निकला, ठीक है, वो क्या किया, वो आया, जो प्रोटॉन था उससे टकराया। जैसे ही टकराएगा, ठीक है, तो जैसे से टकराएगा ये प्रोटॉन क्या होगा, तुरंत न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, वैसे क्या निकलेगा, पोजिट्रॉन निकलेगा, ठीक है। अब ये पोजिट्रॉन आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन, ये इसका क्या होता है, एंटी मैटर होता है, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर होता है। एंटी मैटर मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन उसका एंटी मैटर उसे मिलेगा तो दोनों क्या करेंगे, गामा रेडिएशन निकलेगा, मतलब ब्लास्ट कर जाएंगे। मतलब एक मान लीजिए कि मैं रवि हूं, कोई मेरा एंटी रवि है, तो जब भी मुझसे मिलेगा तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, गामा रेडिएशन निकलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ सेम चीज यहाँ पे होता है, जो पोजिट्रॉन होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होगा, जैसे पोजिट्रॉन बना तुरंत, जैसे एंटी न्यूट्रिनो प्रोटॉन से टकराया, जैसे जो H2O है, ठीक है, उनके न्यूक्लियस से टकराएगा तो उनसे प्रोटॉन जो होंगे उनसे टकराएगा, तुरंत ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाएगा और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, पोजिट्रॉन मिलेगा, ठीक है। और यही जो पोजिट्रॉन है, ठीक है, अब पोजिट्रॉन निकल गया। पोजिट्रॉन जब पानी के अंदर है तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है, ठीक है, हाइड्रोजन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्ड में होते हैं। तो ये पोजिट्रॉन क्या करेगा, ठीक है, पोजिट्रॉन क्या करेगा, जाके तुरंत जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनसे टकराएगा। और जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन से ये पोजिट्रॉन टकराएगा तुरंत क्या निकालेगा, गामा रेडिएशन निकालेगा, ठीक है, बहुत ही हाई सेंसिटिव गामा रेडिएशन निकालेगा जिसमें बहुत पावर होती है। और इसी गामा रेडिएशन को दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, डिटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक। तो इसी दौरान दोस्तों क्या होता है, ये प्रूफ कर दिया जाता है कि हाँ, कि जो न्यूट्रिनो है वो होता है, ठीक है। इसके बारे में लोग अध्ययन भी करते हैं, इसका मास भी डिफाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मास भी क्लियर डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उस दौरान तो लोगों को यही लगता था कि इसका मास होता ही नहीं है। जैसे लाइट है, लाइट इफेक्ट करती है लेकिन उसका मास नहीं होता था, लोग पहले मानते थे, बाद में प्रूफ किया गया नहीं, उसका भी मास होता है। वैसे न्यूट्रिनो के साथ भी यही था कि मतलब उस टाइम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया लेकिन लोगों को ये लगता था उसके अंदर मास नहीं होता है, ठीक है, वो बहुत स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, यही सब लोगों को लगता था। तो यहाँ पे दोस्तों न्यूट्रिनो को डिटेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, पहली बार, और इसका यूज होने लगता है। अब लोगों को ये लगता है कि ठीक है, न्यूट्रिनो अवेलेबल है इस दुनिया में, हम काफी अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी कि लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर न्यूट्रिनो का इतना जो सोर्स है आता कहाँ से, धरती पे कहाँ से आता है, कितनी मात्रा में आता है, ठीक है। तो इसके लिए एक और जापान में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, पूरी तरीके से वाटर बॉल है, ठीक है, लगभग 50,000 टन के आसपास क्या था, वहां पे वाटर था। और लगभग 13,000 यहाँ पे क्या थे दोस्तों, 13,000 सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाए गए थे ताकि क्या हो, न्यूट्रिनो को डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है, और ये पता लगाया जा सके कि जो सूरज से न्यूट्रिनो धरती पे आता है उसकी मात्रा कितनी है, क्योंकि जो बीटा डीके होता है वो वहां पे भी होता है, तो वहां से भी क्या होगा, जो सूरज के न्यूट्रिनो आएंगे धरती तक आएंगे तो उनको हम यहाँ से क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। कैसे डिटेक्ट करेंगे, जैसे ही वो न्यूट्रिनो आएंगे यहाँ पे इसके न्यूक्लियस से टकराएंगे, ठीक है, तो न्यूक्लियस से टकराएंगे तो क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, तो जैसे ही इससे टकराएंगे तो यहाँ पे जो ये
लिक्विड है तुरंत क्या करेगा, ब्लू कलर की लाइट इमिट करने लगेगा। ठीक है, चारों तरफ ब्लू कलर की लाइट इमिट करने लगेगा और यही जो लाइट है, ठीक है, इसको हम डिटेक्ट कर लेंगे, इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रिनो आया है। अब क्या होता है कि वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि मान लीजिए कि जो सन है वहां से लगभग 100 क्या होंगे, 100 न्यूट्रिनो निकल के आएंगे, ठीक है, हमारे धरती पे। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर 100 न्यूट्रिनो मान लीजिए निकल के आ रहे हैं तो इसमें लगभग इतने न्यूट्रिनो होंगे। ठीक है, एक लिमिटेड मान लीजिए कि अरे n नंबर ऑफ न्यूट्रिनो होंगे, उन्होंने ये सोचा था। लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो देखते हैं कि जितना उन्होंने अनुमान लगाया था या जितना न्यूट्रिनो आना चाहिए था उतना न्यूट्रिनो यहाँ पे आया नहीं। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे उतना न्यूट्रिनो यहाँ पे नहीं आया, बस उसका 20% ही आया। मतलब कि इन्होंने जो अनुमान लगाया था कि 10 न्यूट्रिनो हमें दिखाना चाहिए, लेकिन इन्हें दिखा कितना, ठीक है, सिर्फ 2 से 3 न्यूट्रिनो यहाँ पे दिखा। मतलब 20 से 25% न्यूट्रिनो दिखा, मतलब 80% न्यूट्रिनो इनको दिखा ही नहीं। अब ये बहुत हैरान हुए, हैरान इसलिए हुए क्योंकि जैसे कि इन्होंने क्या किया था कि जब वहां पे जैसे मैंने बताया कि जो प्लांट के पास जब इन्होंने वाटर टैंक लगाया था तो जितना इन्होंने अनुमान लगाया था लगभग इनको वो मिल गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, जो सन से न्यूट्रिनो निकल के आ रहे थे इनको पूरा नहीं मिल रहे थे, इनको सिर्फ कितना मिल रहे थे, 20% मिल रहे थे। अब ये रहस्य बन जाता है कि न्यूट्रिनो में कुछ और चीजें हैं, न्यूट्रिनो में कुछ और चीजें हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आगे चल के एक और न्यूट्रिनो खोजा जाता है जिसका नाम होता है मियोन न्यूट्रिनो। ठीक है, ये कब खोजा जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1962 में खोजा जाता है लियोन लिडरमैन के द्वारा। बाद में इनको नोबेल प्राइज भी मिलता है। ठीक है, और मेलविन स्वाल्ड हैं, जैक स्टेनबर्ग है, ठीक है, तो इन लोगों को 1988 में नोबेल प्राइज भी मिलता है। आप जरा देखिए कि 1962 में इन्होंने डिस्कवर किया था और इनको जो नोबेल प्राइज मिलता है 1988 में मिलता है। तो कितना लंबा संघर्ष होता है ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मियोन न्यूट्रिनो की खोज की। इन्होंने देखा कि ऐसा नहीं था कि जो न्यूट्रिनो वहां से निकल के आ रहे थे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो वही था, नहीं, ऐसा नहीं था, एक और भी न्यूट्रिनो था। अब वो क्या था, मियोन न्यूट्रिनो था। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, फिर से पीछे चलते हैं कि जैसे यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन में चेंज होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, वैसे जब मियोन न्यूट्रिनो निकलेगा तो ठीक है, यहाँ पे क्या निकलेगा, अपने आप में एक मियोन निकलेगा और एक मियोन न्यूट्रॉन निकलेगा। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला है वैसे यहाँ पे मियोन निकलेगा और नीचे मियोन न्यूट्रिनो निकलेगा। तो ये जो दो चीजें यहाँ पे थी। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसकी खोज हो जाती है और जब इसका जो मास निकाला जाता है तो मास इसका जो होता है लगभग 200 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो से। ठीक है, लगभग 200 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो से, और यही सबसे इसकी खास बात थी। फिर लोगों को लगता है ये ठीक है, लेकिन ये जो मियोन न्यूट्रिनो होता है लगभग ये सिर्फ 40% होता है। जब इसको भी डिटेक्ट किया जाता है तो पता चलता है कि ठीक है 20% इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है और 40% ही हमको क्या मिला, मियोन न्यूट्रिनो मिल रहा है। मतलब लगभग 40 से 45% न्यूट्रिनो हमको नहीं मिल रहा है। वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। फिर आगे चल के जब और रिसर्च होता है, ठीक है, कौन रिसर्च करता है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या था, टाउ न्यूट्रिनो होता है, जो 1977 में किसके द्वारा खोजा जाता है, मार्टिन लेविस पर्ल के द्वारा खोजा जाता है। ठीक है, तो जब ये उसको खोजते हैं तो पता चलता है कि एक और टाइप का न्यूट्रिनो है। अब वो क्या है, टाउ न्यूट्रिनो है। अब फिर से हम पीछे चलते हैं। ठीक है, टाउ न्यूट्रिनो के साथ भी यही था कि जैसे जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा तो यहाँ पे क्या था दोस्तों, जैसे जहां इलेक्ट्रॉन निकला था या जहां मियोन निकला था तो उस दौरान सिर्फ क्या निकलेगा, टाउ निकलेगा और उसी के साथ टाउ न्यूट्रिनो भी निकलेगा। ठीक है, और टाउ जो न्यूट्रिनो था उसका मास भी क्या था, बहुत ज्यादा था मियोन से। अब इनका मास ज्यादा होने की खास बात क्या थी, मास जब इनका ज्यादा था तो ये क्या करते थे, बहुत कम टाइम के अंदर ये तुरंत टूट जाते थे और फिर से किस में बदल जाते थे, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में बदल जाते थे बहुत कम टाइम के अंदर। इनकी जो लाइफ टाइम होती थी 1 सेकेंड का लगभग 2 करोड़वां हिस्सा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना कम टाइम रहता होगा, क्योंकि इनका मास बहुत ज्यादा था, इसी वजह से ये तुरंत क्या होती, टूट जाती थी और फिर से क्या न्यूट्रिनो में बदल जाती थी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में बदल जाती थी। तो इनकी सबसे खास बात यही थी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वैज्ञानिकों को लगा, ठीक है, कि जो न्यूट्रिनो है, मियोन है और जो टाउ है और जो इलेक्ट्रॉन है ये अलग अलग हैं, अलग अलग कंडीशन में ये पैदा होती होंगी। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में ये पैदा होती होंगी और ये हमेशा इनकी आइडेंटिटी अलग अलग है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूं, ठीक है, कोई और इंसान है, कोई और इंसान, 3 इंसान हमेशा अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये इनकी आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे हैरान कर रहा था लोगों को, जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा था कि ये तीनों पार्टिकल किसमें थे, सुपर पोजिशन में थे। सुपर पोजिशन का मतलब ये तीनों पार्टिकल एक ही थे, मियोन, टाउ और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, तीनों न्यूट्रिनो एक ही थे, लेकिन अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग फॉर्म में होते थे। जैसे गिरगिट होता है, ठीक है, अभी लाल है,
फिर जाके काला हो जाएगा। अब मैंने देखा कि ये लाल है, लेकिन जब दूर गया काला हो गया, किसी और बंदे ने देखा तो उसको लगा कि दूसरा गिरगिटान है। फिर कहीं और गया, वो अलग कलर का हो गया, व्हाइट कलर का हो गया, तो किसी और को लगा ये दूसरा गिरगिटान है, लेकिन जबकि वो एक ही है। वही चीज इनके साथ भी हो रहा था। ये क्या था, एक वक्त में, ठीक है, जैसे एक ही टाइम पे क्या होते थे, तीनों कंडीशन में रहते थे, म्यूऑन, टाउ, मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, तीनों एक ही फॉर्म में रहते थे। लेकिन जब कोई ऑब्जर्व करता था उस टाइम पे क्या होंगे, कौन से न्यूट्रिनो हमको मिलेंगे, ये हमको नहीं पता, वो कुछ भी मिल सकते थे। जैसे हमको टाउ न्यूट्रिनो मिल सकता था, म्यूऑन मिल सकता था, इलेक्ट्रॉन मिल सकता था। इसलिए अब ये कहना बहुत मुश्किल था कि इनकी अपनी आइडेंटिटी भी होती है, तो इनकी आइडेंटिटी भी नहीं थी। दूसरा, इनका मास भी कहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कभी ये म्यूऑन में बदल देते, कभी टॉम में बदल देते, कभी ये इलेक्ट्रॉन में बदल देते, तो इनका मास भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। मास था लेकिन आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, इसका मास हम रखें क्या। इसको आसान भाषा में और समझते हैं, ठीक है। श्रोडिंगर कैट इक्वेशन आपने सुना होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट सुना होगा, जिसमें दो अवस्था की बात की जाती है कि अगर एक बॉक्स है, उसके अंदर हम क्या करें, एक रेडियो एक्टिव रेज लगाए, यहाँ पे एक प्लग लगाएं और उसे हथौड़े से जोड़ दें और नीचे कांच रख दें। तो क्या होगा, जब रेडियो एक्टिव डीके इस पे गिरे, जो रेज इस पे गिरेगा तो प्लग खुल जाएगा और ये हथौड़ा इस पे गिर जाएगा और यहाँ पे जहर निकलेगा। अब यहाँ पे चांसेस हैं कि कभी यहाँ से रेज निकलेगा, हो सकता है यहाँ से रेज ना भी निकले। तो जब अगर निकलेगा तो ये बिल्ली मर जाएगी और नहीं निकलेगा तो ये बिल्ली जिंदा रहेगी। अब बॉक्स बंद है, इसके अंदर दो अवस्था है, या तो बिल्ली जिंदा होगी या तो मरी होगी, मतलब दोनों अवस्थाएं साथ में हैं जब हम उसको नहीं देख रहे हैं। हमको अवस्था तब दिखेगी जब हम उसको खोलेंगे, तब हमारे सामने एक अवस्था होगी, या तो मरी होगी या तो जिंदा होगी, लेकिन खोलने से पहले इसकी दोनों अवस्थाएं हैं। मतलब अब बात समझिए कि जैसे यहां पे क्या होता है दोस्तों, आपको दिखा दूं, यहां पे क्या होता है, मान लीजिए कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन भेजते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, जब आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भेजते हैं तो क्या होता है, ये एक टाइम पे यहाँ भी उपस्थित होता है, यहाँ भी उपस्थित होता है। कब, जब हम इसको देख नहीं रहे होते, इसी वजह से हमको यहाँ पे जो हमको वेव का पैटर्न दिखता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, जैसे इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जिसको ऑब्जर्व करेंगे तो एक गायब हो जाएगा, सिर्फ एक बचेगा, ठीक है। या इसको देखेंगे तो ये गायब, ये एक बचेगा। तो सेम चीज कहाँ पे था, इसके साथ भी था, ठीक है, जो न्यूट्रिनोस थे इनके साथ भी था। या एक टाइम पे क्या होता है दोस्तों, ठीक है, ये जो म्यूऑन न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, ये एक टाइम के अंदर, ठीक है, तीन अवस्थाओं में थे। लेकिन जैसे ही हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, जैसे इसको देखेंगे, उस वक्त ये एक ही अवस्था में होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब ये बदल रहा है, सक 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 बदल रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन में गया, फिर टाउ में गया, फिर किस में गया, फिर टाउ में गया, फिर म्यूऑन में गया। अब जैसे ही म्यूऑन में गया अवस्था में हमने देख लिया, मुझे देख लिया, तुरंत वो उसी अवस्था में फ्रीज हो जाएगा, रुक जाएगा, और हमको ऑब्जर्व क्या होगा, म्यूऑन टाउ न्यूट्रिनो ऑब्जर्व होगा। अब मान लीजिए कि हमने इसका मास कैलकुलेट कर लिया, हमने बोला चलो इसका मास इतना है, ये है, लेकिन हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जैसे ही हमने कैलकुलेट किया तुरंत ये इलेक्ट्रॉन में बदल गया, तुरंत ये टाउ में बदल गया। तो इसका मास ऑब्जर्व करना, इसका मास कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए हम अंदाजा कैसे लगाते थे, अंदाजा इसलिए लगाते थे कि तीन न्यूट्रिनो हमको अगर मिले हैं, ठीक है, तीन न्यूट्रिनो हमको मिले हैं, डिटेक्ट हुए हैं, और उनकी अगर एनर्जी क्या है, अलग अलग है, तो किसी एक एनर्जी सबसे कम होगी, किसी के बीच में, किसी की ज्यादा होगी। तो ज्यादा जो है वो क्या है, टाउ है, जो सबसे कम है वो इलेक्ट्रॉन है, तो जो बचा वो क्या होगा, वो म्यूऑन न्यूट्रिनो होगा। तो यही इसकी सबसे खास बात थी, इसीलिए इसे घोस्ट पार्टिकल भी बोला जाता था। 2013-14 में टेकाई कजिता होते हैं, वो इसको प्रूफ कर देते हैं कि इसका मास भी होता है, ठीक है, उसका मास वो प्रूफ करते हैं, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। और इस तरीके से दोस्तों जो न्यूट्रिनो की कहानी है वो खत्म होती है। हालांकि इस पर अभी बहुत खोज होना बाकी है, इसके रहस्य को समझना बाकी है, ठीक है, लेकिन ये कब होगा, धीरे धीरे वक्त में, फ्यूचर में तो हो ही जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों कि हमारा जो कोर्स है फ्लो का, ये जरूर अवेल करें, ठीक है। फ्लो 25 कोड यूज करेंगे तो आपको 25% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बहुत सारी आपको रियल में थेरेपीज मिलेंगी, ठीक है, रियल में सिर्फ लेक्चर ही नहीं मिलेंगे, रियल में आपको थेरेपीज मिलेगी जो आपको सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी फ्लो में जाने के लिए। 22 ट्रिगर आपको मिलेंगे जो आपको ट्रिग करेंगे फ्लो में जाने के लिए, आपको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। सिर्फ लेक्चर नहीं होगा, रियल में थेरेपीज हैं और लोग कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी, बहुत ही अच्छे इसके रिव्यू भी आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।